गुड इवनिंग क्लास। चलिए भाई, सभी लोग एक बार जल्दी से आएं और जुड़ जाएंगे साथ में, जो कि बायोलॉजी के टॉप 10 क्वेश्चंस को लेकर के आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं। और सभी लोगों के पास में थंबनेल भी आ गया होगा। चलो एक बार सभी लोग जुड़ जाएं, जल्दी से करें भाई। हेलो सर, अंशुल यादव जी। हेलो जी भैया। और जो भी लोग जुड़ते जा रहे हैं वो एक बार क्या करेंगे, वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। रितिका यादव, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग जी। आज की क्लास में बायोलॉजी के टॉप 10 क्वेश्चंस को लेकर के मैं आया हूं, जो कि प्रत्येक एग्जाम्स के लिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। रितिका यादव सर, डॉली यादव, बिल्कुल समझ गए डॉली जी आप। आईडी दूसरे नाम से है, रियल नेम कुछ और है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। पढ़ते हैं यहाँ पर टेक्निकल ज्ञान सागर। पॉलिटी नहीं पढ़ाई आपने, टेक्निकल ज्ञान सागर जी पढ़ाएंगे। पॉलिटी भी चिंता ना करें, सारी चीजें चलती रहेंगी, बस कुछ दिन का और वेट करिएगा। एप्लीकेशन आया जा रहा है बस कुछ ही दिनों में, उस पर सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से हमारी चलेंगी। तब तक के लिए क्या है कि मैं स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ अच्छा सा देता ही हूँ। तो यहाँ पर हम चीज़ों को देखेंगे भाई, और चीज़ों को देखेंगे तो आज की क्लास में एक अच्छे क्वेश्चंस को लेकर के डिस्कस करूँगा, और जो कि हमारी बायोलॉजी के टॉप 10 क्वेश्चंस होंगे। जो भी स्टूडेंट आज पहली बार जुड़ रहे हैं, पहली मेरी 2-3 वीडियोस टॉप 20 क्वेश्चंस पर आ गई हैं। वो क्वेश्चंस काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए हो सकते हैं, जिसे हम वनडे एग्जाम्स में रखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चंस को लेकर के हम बात करेंगे, और स्लाइड पर आपके सामने क्वेश्चंस रहेंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसका आंसर मुझे करेंगे, फिर देन मैं आपको उसके बारे में समझाऊंगा। चलिए, काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और धीरे धीरे सभी लोग भाई वीडियो को शेयर करते रहें, जिससे और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। ठीक है, अंशुल जी मेरे पास आ गया। अच्छा, पता नहीं आपके पास क्या आ गया है, चलो ठीक है। गुरु जी, जय भीम गुरु जी। हाँ, ज्ञान सागर जी, जय जय भीम भैया। टेक्निकल ज्ञान सागर, पॉलिटी नहीं पढ़ाई, बिल्कुल पढ़ाएंगे। स्टार्ट करो सर, बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं बस। ठीक है, पॉलिटी की क्लास कब से री स्टार्ट होगी सर? बहुत जल्दी करने वाले हैं, टेंशन मत लो। आज मैं आया था सर, सबसे आगे था। अच्छा, अंशुल यादव जी कह रहे हैं सर आज मैं आया था, सबसे आगे था। 1 बजे वाले बैच में शायद आप ऑफलाइन मेरे से पढ़ने आए होंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। ब्रजमोहन वर्मा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। टुडे इज माय फर्स्ट डे सर। अच्छा ब्रजमोहन जी, आपका फर्स्ट डे है। चलिए, फर्स्ट डे आपका बहुत अच्छी तरीके से आप एंजॉय के साथ गुजारेंगे हमारे साथ में। आशा करता हूँ कि बहुत मजे आने वाले हैं। मजे का मतलब है कि बहुत अच्छा मटेरियल आपको मिलने वाला है। फर्स्ट डे कुछ नया दिन, नई सीख दे करके जाएगा, आशा करता हूँ। चलिए भाई, स्टार्ट करेंगे यहाँ पर क्वेश्चंस को लेकर के। और जो भी लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं वो एक बार क्या करेंगे, क्वेश्चंस के आंसर देते रहें। क्वेश्चंस के आंसर देते रहेंगे सभी लोग। चलिए भाई, क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है आपके सामने, और जो भी लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं देखिए, उसके रिलेटेड बहुत सारी चीजों को लेकर के मैं डिस्कस करूंगा। ब्रजमोहन वर्मा जी समझ लिया, आपका आज का पहला दिन है। संध्या सिसोदिया जी, सर पाल सर क्लास नहीं लेते हैं क्या? संध्या जी, पाल सर अभी क्लास नहीं ले रहे हैं, और
शायद हो सकता है कि आप पाल सर को जानते होंगे, तो आप उनसे एक बार पर्सनली कॉल करके पूछ लें उन्होंने क्लास लेना क्यों बंद किया। बाकी आज से आपकी मैथ की क्लास तो स्टार्ट होने जा ही रही है, कोई आप दिक्कत ना लें। पाल सर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके लिए फैकल्टी प्रोवाइड होती रहेंगी और अच्छी फैकल्टियों को हम लाने की कोशिश ही कर रहे हैं यहाँ पर। बाकी का आज प्रदीप सर आपको मैथ भी पढ़ाने वाले हैं, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा। और कल से आपकी क्लास रीजनिंग की होने वाली है, मैथ की होने वाली है, इंग्लिश की और जीएस की चली रही है, तो उस चीज़ के लिए आप बेफिक्र रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये टीचर से लगाव नहीं रखना, बस पढ़ाई से लगाव रखना है, ठीक है। तो चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे और पढ़ेंगे, ठीक। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर, फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का तापमान कितना होगा। जल्दी से सभी लोग आंसर कर दें, फ़ारेनहाइट में मानव का तापमान कितना होता है, जल्दी से आंसर करें भाई इस चीज़ का। विपिन वर्क कुमार जी, नमस्ते सर, नमस्ते जी विपिन जी। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, तो क्वेश्चंस के थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। संध्या सिसोदिया कब से लेंगे? बिल्कुल आज से ही, मेरे जस्ट बाद सर की क्लास होने वाली है संध्या जी। चलिए भाई, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चंस के डिस्कस की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है आपके सामने, फ़ारेनहाइट में मानव के शरीर का तापमान कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है यहाँ पर कितना, 300। ऑप्शन बी दिया हुआ है 37, और ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 97 दिया हुआ है। हाँ, अगर हम बात करते हैं 90, बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो ऑप्शन नंबर 6 है। फ़ारेनहाइट की बात कर रहे हैं दोस्तों। फ़ारेनहाइट अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर ऑफ बॉडी, देखो टेम्परेचर ऑफ बॉडी की बात करें तो डिग्री की बात करते हैं तो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन यहाँ पर फ़ारेनहाइट की बात की गई है, तो फ़ारेनहाइट में इसका जो तापमान रहेगा, फ़ारेनहाइट में दोस्तों इसका जो तापमान रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा आंसर सही करेंगे? ऑप्शन नंबर ए सही करेंगे। जो अरे सॉरी, ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही करेंगे, 98.6, क्योंकि ये हमारा केल्विन में रहता है। किस में रहेगा? केल्विन में। केल्विन का जो आंसर वो 310 पॉइंट कुछ करके आता है, तो कहने का मतलब है कि इसका जो आंसर रहेगा वो फ़ारेनहाइट में पूछा गया है तो 98.6 रहेगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लेकिन केल्विन पूछा जाता तो 310 सही हो जाता, डिग्री पूछा जाता तो 37 डिग्री सही हो जाता। केल्विन में पूछा गया जाता तो 310 सही हो जाता, सही हो जाता, और 98.6 जो हमारा होता है वो फ़ारेनहाइट में होता है। यहीं पर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ ब्लड। क्वेश्चन आता है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ ब्लड, तो ब्लड की अगर हम बात करें दोस्तों, तो फ़ारेनहाइट में ब्लड का जो टेम्परेचर होगा आपकी बॉडी के टेम्परेचर से 1 डिग्री ज्यादा होता है। कितना रहेगा? आपकी बॉडी के टेम्परेचर से 1 डिग्री ज्यादा रहेगा, तो हम कह सकते हैं 38 डिग्री सेल्सियस। अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट तो लगभग 100.4 तक हमारा फ़ारेनहाइट में चला जाता है। अगर हम केल्विन की बात करें तो 311 पॉइंट कुछ करके आएगा। कहने का मतलब है लगभग 311 आंसर हमारा आ जाएगा। तो जहां पर सभी लोगों का मैं आंसर देख पा रहा हूं, जो फ़ारेनहाइट में दे रहे हैं, विपिन जी दे रहे हैं, विपिन जी, अंशुल जी हैं, संध्या जी हैं, और भी मनु, ऋतिक मतलब यादव जी, मनु जी। चलिए सभी लोगों के आंसर, अच्छा आर भी मैंने, राम राम जी, राम राम भैया, सभी को यहाँ पर आंसर सही आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग के साथ जुड़े हुए हैं, अच्छे बच्चे हैं। हेलो सर, टुडे इज माय फर्स्ट डे। दिक्कत नहीं है दोस्तों, से बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। कॉपी पेन लेकर के बैठे, तो इस क्वेश्चन के लिए मैंने 6 क्वेश्चन के आंसर आपको दिए हैं। एक क्वेश्चन स्लाइड पर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें मैंने आपको 6 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर दे दिए। कहने का मतलब ब्लड के टेम्परेचर की बात, बॉडी के टेम्परेचर से 1 डिग्री ज्यादा होगा, केल्विन में भी ज्यादा होगा। केल्विन में बॉडी का टेम्परेचर 310 होगा, फ़ारेनहाइट में 19.86 होगा, और अगर हम बात करते हैं डिग्री में तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा। आशा करता हूं सभी लोगों की समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर, और क्वेश्चन हमारा ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है,
सभी लोग मेरे साथ बने रहिए। 10 क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन, क्वेश्चन के साथ साथ आपको लगभग हो सकता है कि 30 या 25 क्वेश्चन के आंसर मैं आपको कर पाऊंगा। लेकिन क्वेश्चन कितने, 10 क्वेश्चन में आपको 25 क्वेश्चन का टारगेट लेकर के आ रहा हूं, क्योंकि हमारे वहां पर क्या है, कुछ ऑप्शन से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो क्वेश्चन भी हम देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्लाइड पर आ रहा है बस कुछ ही पलों में। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है और इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कहेंगे। जल्दी से सभी लोग आंसर करें। कुसुम वर्मा जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग कुसुम जी। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे और पढ़ेंगे। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा तत्व पाया जाता है, यूनिवर्स की बात हो रही है। और इस क्वेश्चन का आंसर बड़े सोच समझ के ध्यान से लगाएंगे सभी स्टूडेंट जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस क्वेश्चन अच्छे से लगाएंगे। और जी का आंसर आ गया है, और भी लोग जल्दी से आंसर करें भाई, जल्दी से आंसर करें। अच्छा, अगली स्लाइड से हमारा क्या होगा ना, क्वेश्चंस का टाइम लेकर के आऊंगा मैं, टाइमिंग रहा करेगा, उसके बाद क्वेश्चन हट जाएगा स्क्रीन से, आपको विद इन टाइम में ही क्वेश्चन का आंसर है। अभी सभी लोग सोचने पर जाते हैं कि क्या करना है, और क्वेश्चन का टाइमिंग रहेगा ना, तो आपकी एक प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी, क्योंकि आपके माइंड के अंदर जो कैलकुलेशन होगी वो भी एक पेपर के अकॉर्डिंग रहेगी, है ना। तो वो नेक्स्ट स्लाइड से हम देखेंगे उन चीजों को। लेकिन आज इसी तरीके से मनु का आंसर, काफी लोग जुड़े हुए हैं भाई, सभी लोग आंसर करिएगा, सभी लोग आंसर करें जल्दी से जल्दी। अच्छा, कोई भी इसका आंसर ही नहीं देना चाह रहा है। चलिए एक दो स्टूडेंट्स के आंसर आ गए हमारे पास में, चलो इसकी को फाइंड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में, ब्रह्मांड की बात कर रहा है दोस्तों, यूनिवर्स की बात कर रहा है। तो देखो यूनिवर्स में जो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमको, उसका नाम है हाइड्रोजन, दूसरा दे रहा है वो हीलियम, तीसरा जो दे रहा है वो ऑक्सीजन, चौथा दे रहा है हमारा नाइट्रोजन। अब देखो यहाँ पर बात की गई है किसकी, ब्रह्मांड की। अगर हम ब्रह्मांड की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है, जो ऑप्शन नंबर ए है, इसका नाम है क्या है, हाइड्रोजन। अब क्या है, ये हाइड्रोजन है हमारा। ऑप्शन बी की छोड़ हम देखेंगे ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी वाला है, इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन। बात की जाती है, बात की जाएगी यहाँ पर हाइड्रोजन से रिलेटेड। तो जो हाइड्रोजन वाली बात है, तो ये हमारा ब्रह्मांड में पाया जाता है। मनु जी आंसर ए दे रहे हैं और इन्होंने आंसर काट दिया है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन याद रखें आपको गूगल का इस्तेमाल करना है, गूगल देख करके कोई भी आंसर नहीं करेगा, एक बार जो कर दिया वो कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ब्रह्मांड यूनिवर्स की बात करें तो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है। कहां पर पाई जाएगी दोस्तों, ये हमारे ब्रह्मांड में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगर क्वेश्चंस की बात करें कि पर पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाएगा, तो पृथ्वी के लिए हम आंसर करेंगे ऑक्सीजन। और क्वेश्चन आता है कि एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर का मतलब दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर का मतलब है इस वातावरण में, तो वो होती है हमारी नाइट्रोजन। कौन सी होगी, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, मतलब हमारे वातावरण में, वातावरण के अंदर जो एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाएगी वो नाइट्रोजन होगी। और ऑक्सीजन पाई जाती है पृथ्वी के ऊपर। और हम बात करते हैं किसके, हाइड्रोजन। तो ब्रह्मांड में जो गैस पाई जाती है उसे हम हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा। शायद आपको ये बात क्लियर होगी। लेकिन यहां से क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन क्या आया था एक बार एग्जाम में, क्वेश्चन ये आया था पूछने के लिए, क्वेश्चन एग्जाम में ये आया था पूछने के लिए कि एटमॉस्फेयर में, किसमें, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर तीसरे नंबर पर कौन सी गैस पाई जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करें। हमारे एटमॉस्फेयर वातावरण में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर तीसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी होगी, जल्दी से आंसर करेंगे भाई। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी होगी, तो आंसर क्या करने वाले हैं हम, आंसर करने वाले हैं आर्गन। कौन सी गैस होती है, आर्गन होती है। तो ये बात आपको कंफर्म हो जानी चाहिए।
लेकिन इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें तो हाइड्रोजन क्या होती है ब्रह्मांड में, ऑक्सीजन कहां पर होगी पृथ्वी पर, और जो नाइट्रोजन होती है वो कहां पर होती है हमारे एटमॉस्फेयर वातावरण में होती है। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। ये भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 आपका आ गया है स्क्रीन पर, और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सबसे हल्की गैस सबसे हल्की गैस में यही होती है हमारी हीलियम गैस कहेंगे हम। हीलियम गैस को सबसे हल्की गैस में रखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर हम बात करेंगे भैया। संध्या, शैलेंद्र जी और अंशुल जी आंसर दे रहे हैं। आर्गन आर्गन आर्गन, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा आ रहा है, सापेक्षता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, सिद्धांत किसने दिया था? जल्दी से आंसर करेंगे भैया। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता के सिद्धांत का मतलब है कोई भी दो वस्तु है वो समान गति से और वो गति से चल रही है तो उनमें क्या है रिलेटिव स्पीड जो होती है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, या कोई भी वस्तु है किसी भी चीज की बात कर रहे हैं तो कहने का सापेक्षता का मतलब होता है रिलेटिव वेलोसिटी की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो दोनों के सापेक्ष होने की बात मतलब एक समान होने की बात जो की जाती है उसको यहाँ पर सापेक्षता के अंदर रखा गया है। और दोस्तों यहाँ सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में जिसने कहा था उसका नाम आप बताएंगे। आइंस्टीन है, आर्यभट्ट है, या आर्किमिडीज है, या न्यूटन है? जल्दी से आंसर करेंगे। संध्या सिसोदिया आदि आंसर ए दे रही हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। और भी शैलेंद्र जी भी ए दे रहे हैं, चलिए बहुत अच्छा भाई। ये 2-1 की आंसर पा रहे हैं, चक्कर क्या है भाई, जुड़े तो काफी लोग हैं तो सारे लोग आंसर कर दीजिए इसका। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, और इन क्वेश्चंस को देखना तो बिल्कुल ही ना भूलें, बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, बिल्कुल भी इन क्वेश्चंस को स्किप नहीं करेंगे आप लोग, और जल्दी से आंसर बताते चलें। तो आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का दोस्तों आंसर यहां पर होता है ऑप्शन नंबर ए आइंस्टीन। आइंस्टीन ने ही सापेक्षता के सिद्धांत की बात की थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आ जाएगा? शिप्रा यादव जी ए आंसर दे रही हैं, चलिए दीपिका दीपिका मिश्रा जी ए आंसर दे रहे हैं। सभी लोगों के जिनके भी आंसर आ रहे हैं मेरे साथ में सभी लोग अभी तक सही कर पा रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग आंसर सही दे रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चंस के आंसर आपको आ जाने चाहिए तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए भाई, तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर ए, आइंस्टीन ने दिया था सापेक्षता किसी भी वस्तु के बारे में। दीपिका मिश्रा जी मैंने आपका आंसर देख लिया है, ये आंसर आपका एकदम राइट आंसर है। इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूं। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे आपको स्लाइड पर नजर आएगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे भाई यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सामने नजर आ रहा होगा। तैरने का सिद्धांत, लॉ ऑफ फ्लोटिंग की खोज किसने की थी? जल्दी से आंसर करें। तैरने के सिद्धांत के बारे में किसने बात कही थी? फ्लोटिंग की बात किसने कही थी? शैलेंद्र कुमार जी कह रहे हैं गुरुजी कैसे हो? गुरुजी एकदम अच्छे हैं, टेंशन ना लें, बहुत अच्छे हैं गुरुजी, लेकिन आप पढ़ने नहीं आए ऑफलाइन क्लासेस में, ये आपने अच्छा नहीं किया है। बाकी गुरुजी तो अच्छे हैं, ठीक है, घर मस्ती मार रहे हो। संडे सैटरडे काफी दिन के निकल गए, आज मंडे जाने वाला है का घर पे, आ जाओ पढ़ लो। चलिए भाई, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दे रहे हैं कुछ लोग, और अंशुल जी का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी दे रहे हैं अंशुल जी। और भी लोगों के आंसर्स की हम बात कर लेते हैं, बाकी इसका आंसर तो बता ही रहे हैं। बी ए, शैलेंद्र जी ए दे रहे हैं। संध्या सिसोदिया जी आंसर बी दे रही हैं। मनु वर्मा जी ए दे रहे हैं। चलिए भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दोस्तों यहाँ पर होगा आर्किमिडीज, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आर्किमिडीज, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
तो हमें पता होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर जो तैरने के सिद्धांत के बारे में बात कही थी, वो बात की थी किसने? आर्किमिडीज के बारे में, मतलब आर्किमिडीज ने की थी। तो ये तैरने के सिद्धांत देने वाले साइंटिस्ट तो हम कह सकते हैं आर्किमिडीज, और इन नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित भी किया गया था। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन कुछ मतलब बस याद करने के थे, नाम थे, इसमें कुछ ऐसा खास समझाने के लिए नहीं था। बाकी मैं भी आशा कर रहा हूँ कि अगले क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन पे आपको 4-4, 5-5, अच्छा हाँ, चलिए सभी लोगों के आंसर ए करके आ रहे हैं। दीपिका मिश्रा जी के आंसर ए करके आया है, डॉली यादव जी का आंसर ए करके आ रहा है। चलिए सभी लोगों के आंसर सही चल रहे हैं यहाँ पर, और बहुत अच्छे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा लगता है ऐसे स्टूडेंट हमारे साथ हों जो आंसर पहले से जानते हों। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से जब पढ़ाऊंगा, आपको क्लास लेकर के आऊंगा, तो क्लास में बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझा करके चलूंगा कि क्या आर्किमिडीज ने जो सिद्धांत दिया था उसका क्या था, या फिर हम बात करते हैं जो रिलेटिव थ्योरी दी थी वो क्या थी, इन आइंस्टीन ने जो दी थी उसका मतलब क्या था। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर 5वां नजर आ रहा है, जिसके सभी लोग आंसर करते हुए जा रहे हैं। अच्छा, सभी लोग इसका आंसर करते हुए सारे जा रहे हैं। सर इसमें कंफ्यूजन हो गई थी, चलिए कोई नहीं। अब जो आंसर आ रहा है भैया, थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि किसकी कमी के कारण हो जाती है? जल्दी से आंसर करेंगे। नंबर ए आयोडीन, ऑप्शन नंबर बी आयरन, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी फास्फोरस। यहाँ पर क्वेश्चन के लगातार आंसर दीपिका मिश्रा जी कर रही हैं डी डी डी। तो डी 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 करके जो आ रहा है फास्फोरस, थायराइड ग्रंथि की बात हो रही है। एक बार क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें। सर आंसर एक्सप्लेन किया, बिल्कुल लो, अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं, जस्ट अभी कर देंगे आपको आंसर एक्सप्लेन। बस इसका आंसर आपने गलत दिया, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं मैं दीपिका जी, तो एक बार सोचें। शीलेंद्र यादव जी, डी 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 आंसर करके, डॉली यादव जी डी आंसर बता रही हैं, संध्या जी भी हमारा ए आंसर बता रहे हैं। और कौन आ गया? अंशुल यादव जी, सॉरी कंफ्यूजन हो गया, कोई बात नहीं, अभी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। सर एक्सप्लेन किया करो, बस अभी करता हूँ एक्सप्लेन। संध्या सिसोदिया जी, 5 का आंसर ए। अब लोगों के आंसर सही आना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर आंसर नंबर जो ए आ रहा है, आंसर नंबर ए ही सही होगा। इसको थोड़ा सा समझेंगे। देखो थायराइड ग्रंथि जो होती है दोस्तों, थायराइड ग्रंथि को थोड़ा सा समझेंगे। ये क्या है? हमारी ग्लैंड, ये क्या हमारा बॉडी, सॉरी ज्यादा बड़ा हो गया। देखिए ये क्या हमारा एक शरीर है, और शरीर के अंदर कुछ ग्लैंड्स पाई जाती है। हम कह सकते हैं कि जो थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, वो यहाँ पर पाई जा रही है। कहाँ पर पाई जा रही है? यहाँ पर पाई जा रही है। कहाँ पर पाई जा रही है? यहाँ पर। इसका नाम क्या होगा? थायराइड ग्लैंड्स। क्या होगा इसका नाम दोस्तों? थायराइड ग्लैंड्स होगा। अच्छा एक बात देखें, इससे मैं बहुत क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूँ। थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन्स निकलता है, थायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन निकलेगा दोस्तों? थायरोक्सिन हार्मोन निकलेगा। और जो थायरोक्सिन हार्मोन्स होता है, ये निकलता कहाँ से? थायराइड ग्रंथि पाई कहाँ पर जाती है? गर्दन में पाई जाएगी। कहाँ पर पाई जाती है? इट इज लोकेटेड इन नेक रीजन, मतलब ये हमारे गर्दन में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आता है कि थायराइड ग्रंथि की आकृति कैसी होती है? तो आंसर करेंगे, थायराइड ग्रंथि की जो शेप आकृति होती है वो एच प्रकार की होती है। पाई कहाँ पर जाती है? ये हमारे गर्दन वाले भाग में पाई जाती है। और नमक जो आयोडीन होता है दोस्तों, आयोडीन की मात्रा, अगर हमारे बॉडी के अंदर आयोडीन की मात्रा की कमी हो गई तो थायराइड ग्रंथि का हो जाता, मतलब पास हो जाता है। जैसे ही आयोडीन की कमी, थायरोक्सिन हार्मोन्स का निकलना बंद। जब थायरोक्सिन हार्मोन्स का निकलना बंद मतलब हो गया, तो हमें कई प्रकार के रोग होते हैं। जैसे हम उसको कह सकते हैं, एक तो कहेंगे यहाँ पर जो हमें रोग हो जाता है मिक्सिडेमा रोग हो जाता है, और एक यहाँ पर होगा जड़ मानवता, जड़ मानवता। दूसरा हो जाता है हमको मिक्सिडेमा, मिक्सिडेमा। तीसरा जो रोग हो जाएगा हमको दोस्तों यहाँ पर होगा हाइपोथोराइडियम, हाइपोथोराइडियम। और चौथा जो रोग हो जाता है यहाँ पर, वो हो जाएगा हमें घेंगा, जिसे हम जनरल घेंगा, सामान्य घेंगा कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पर हम देखेंगे, जब थायरोक्सिन हार्मोन्स की कमी होगी, थायरोक्सिन हार्मोन्स की कमी होने का मतलब हमारी थायराइड ग्रंथि पर किसकी कमी हो गई? आयोडीन की कमी हो गई। और आयोडीन की कमी होने का मतलब थायराइड ग्रंथि का विकास हो गया, वृद्धि हो गई। सबसे ज्यादा आयोडीन की मात्रा बॉडी के अंदर हमारी कहां पर पाई जाती है? थायराइड ग्रंथि पर पाई जाती है। और थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स का काम क्या होता है? इट इज इंक्रीज हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर। ये हमारे हृदय धड़कन को और रक्तदाब को बढ़ाने का काम करता है। अगर इस पर आयोडीन की कमी होगी तो ये हार्मोन्स निकलना बंद हो जाएगा।
जिससे हमें घेंगा हो जाएगा। घेंगा का मतलब होता है ग्वेटर, और ग्वेटर क्या मतलब हो गया कि हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है सामान्य घेंगा में। क्या हो जाएगा? सामान्य घेंगा में ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। जड़ मानवता का मतलब क्या होता है? हम मानसिक एवं शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं जब हमारी थायराइड ग्रंथि पर आयोडीन की कमी हो गई तो। सिडिमा का मतलब क्या होता है? यहाँ पर उपापचय क्रिया, रक्तचाप में वृद्धि हो जाती है। जैसे ही जवान अवस्था आती है उसमें हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों? यौवन आरंभ में ही हमारी क्या हो जाती है यहाँ पर, मतलब हमारे जो ब्लड प्रेशर होता है और हमारे रक्तदाब की में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। हाइपोथायराइडियम क्या है? इसमें हमारी जनन क्षमता घट जाती है। कहने का मतलब यह है कि हमारे यहाँ पर जनन पर इफेक्ट पड़ सकता है। कहने का मतलब है कि जनन क्षमता का ह्रास हो जाना हाइपोथायराइडियम कहलाता है। तो इसकी कमी से, आयोडीन की कमी होने से ही हमारी थायराइड ग्रंथि पर विकास वृद्धि होती है और इसकी वजह से फिर थायरोक्सिन हार्मोन्स का निकलना बंद होगा। ग्वेटर, जड़मानवता, मिक्सिडिमा और हाइपोथायराइडियम जैसे रोग भी दिखाई देते हैं। सीडीएस 2015 क्वेश्चन आया था पूछने के लिए कि पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतर लोगों को घेंगा क्यों पाया जाता है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतर लोगों को घेंगा दोस्तों इसलिए पाया जाता है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में जो पानी निकल के आएगा वो हम मोस्टली पहाड़ों से निकल के आता है, तो जमीन से स्रोत नहीं है। और बनाया जाता है नमक, आयरन, तो क्या वो सॉरी आयोडीन। तो इसका मतलब है कि जब समुद्र नीचे से नहीं आ रहा तो पहाड़ी क्षेत्रों में पानी के अंदर आयोडीन की कमी पाई जाती है, इसलिए वहाँ के लोगों को सबसे ज़्यादा घेंगा रोग पाया जाता है। और पहाड़ी क्षेत्रों को जहाँ पर घेंगा रोग पाया जाता है तो हम वहाँ पर क्या है उसको, उस इलाके को हम क्या है ग्वेटर, मतलब हम घेंगा के इलाके मतलब क्षेत्र के नाम से भी जान रहे होते हैं, ग्वेटर एरिया के नाम से भी जान रहे होते हैं। तो ये बात हमें कंफर्म हो जानी चाहिए इस आयोडीन से रिलेटेड क्वेश्चंस की। चलिए ये मैंने समझा दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे भाई यहाँ पर घेंगा घेंगा करके सभी लोग बता रहे हैं ए आंसर जिनका आ रहा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, सभी लोग आंसर सही कर पा रहे हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो इस स्लाइड पर आ रहा है, स्लाइड पर आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने। चलिए भाई अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है। अच्छा अभी जो मैं पहले क्वेश्चंस का एक्सप्लेन कर रहा था तो उसमें मैंने जो चीजें लिखी है ना, मिक्सिडिमा, जड़मानवता, हाइपोथायराइडियम, वो स्लाइड के नीचे दब गए थे क्वेश्चंस के नीचे, तो मैंने बोला भी है तो आपने सुना होगा। कहने का मतलब क्या है, जो हमारा क्या है, ये क्या है कुछ नहीं है, हार्मोन है। हार्मोन की कमी होने से हमें क्या हो जाएगा दोस्तों? घेंगा रोग होगा, मिक्सिडिमा होगा, जड़मानवता होगा और क्या हो जाएगा हमको? हाइपोथायराइडियम हो जाएगा। ठीक है, वो चीजें आपने समझ ली हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ गया भाई, जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग इसका। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा भाई? जल्दी से आंसर करें। साइटोलॉजी क्वेश्चन नंबर 6 है। साइटोलॉजी बैक्टीरिया का, फलों का, जनसंख्या का या कोशिका का? जल्दी से आंसर करेंगे। चलिए भाई, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सभी लोग दे रहे हैं भाई। कुछ लोगों का बी, कुछ लोगों का डी, कुछ लोगों का बी, कुछ लोगों का डी। 6 का आंसर डी, संध्या जी बता रही हैं। और यहाँ पर क्या ऋतिक, मतलब हमारी डोली यादव जी कह रही हैं सेल का, बहुत अच्छी बात है। मनु वर्मा जी बी आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। और देखिए बहुत लोगों का बी आ रहा है। अंशुल यादव जी भी बी आंसर कर पा रहे हैं यहाँ पर। और भी लोगों का आंसर बी 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 करके आ रहा है। और मनु वर्मा जी ने आंसर बी करके दिया है। तो मैं आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, जिन लोगों ने आंसर बी दिया है उन लोगों का आंसर एकदम गलत है और इसको सही करेंगे। ठीक है, देखो फलों फलों का अध्ययन जो होता है हमारा वो पोमोलॉजी बोला जाता है। यहाँ पर साइटोलॉजी की बात हो रही है, फलों के अध्ययन को हम पोमोलॉजी के नाम से जानेंगे दोस्तों। तो हम यहाँ पर कहेंगे साइटोलॉजी। साइटोलॉजी एक जो हमारा क्या है, कोशिका है, और कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी बोला जाता है। समझेंगे इसे साइटोलॉजी ही क्यों बोला जाता है। देखो मैंने आप बताया तो नहीं है, जब हम सेल को पढ़ेंगे तो सेल को जो पढ़ेंगे तो 1838-39 में 1838-39 में दो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था स्लाइडेन और
स्लाइडेन और स्वान नामक दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर के सेल थ्योरी को दिया था, और जो सेल थ्योरी दी थी उन्होंने एक मैगजीन लिखी थी, उस मैगजीन का ही नाम साइटोलॉजी था। क्या था? साइटोलॉजी था। तो कहने का मतलब है जो साइटोलॉजी है, कहने का मतलब है कोशिका सिद्धांत को जो प्रस्तुत किया गया स्लाइडेन और स्वान के द्वारा, वो किसके द्वारा किया गया था? साइटोलॉजी मैगजीन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो साइटोलॉजी मैगजीन लिखी गई थी, अब उसको अध्ययन करेंगे तो कोशिका का अध्ययन हो जाएगा। दैट्स साइटोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड स्टडी ऑफ सेल। तो हम कह सकते हैं साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है? कोशिका का अध्ययन होता है। कोशिका से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इस सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। कब दिया था? 1838-39 में दिया था। किसके द्वारा दिया था? तो साइटोलॉजी पत्रिका के द्वारा दिया था। अब जीवित सेल की खोज किसने की थी? लिविंग कोशिका की खोज दोस्तों हम बताएंगे रॉबर्ट हुक ने की थी। सॉरी, यहाँ पर मृत कोशिका की खोज जो की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। अगर हम बात करें जीवित लिविंग सेल की तो एक आंसर आता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक साइंटिस्ट ने किसकी खोज की थी दोस्तों? उन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। अब एक क्वेश्चन आता है पूछने के लिए कि जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की भी खोज करने वाले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे। क्वेश्चन आता है शुक्राणु कोशिका की खोज किसने की थी? तो इसकी भी खोज करने वाले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे। क्वेश्चन आता है माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता कौन थे? तो सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता भी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे। कहने का मतलब है जो माइक्रोबायोलॉजी के फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, अब डिस्कवरर ऑफ बैक्टीरिया एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, डिस्कवरर ऑफ स्पर्म सेल शुक्राणु कोशिका एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, और लिविंग सेल की भी खोज करने वाले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। दूसरी बात, कोशिका सिद्धांत 1838-39 किसके द्वारा? स्लाइडेन और कौन था दोस्तों यहाँ पर? और था हमारा स्वान। स्लाइडेन और स्वान नाम के दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर के कोशिका सिद्धांत 38-39 में दिया। किसके द्वारा दिया? साइटोलॉजी के बाद एक पत्रिका मैगजीन थी, इसीलिए कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। जिन लोगों ने करके आंसर दिया वो फलों का होता है, तो फलों के अध्ययन को दोस्तों पोमोलॉजी के नाम से जाना जाएगा। पोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। चलिए, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी हो गया और कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी हो जाता है। ल्यूवेन और स्वान, ठीक है। चलिए भाई, और दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन जो आपको तीसरा दिख रहा था जनसंख्या का, तो जनसंख्या के अध्ययन को हम डेमोग्राफी के नाम से जानेंगे। डेमोग्राफी जनसंख्या, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन और साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन था। ठीक है, सभी लोगों को आंसर एकदम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एथलीट फुट, अच्छा जनसंख्या का अध्ययन हो जाएगा हमारा डेमोग्राफी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करेंगे यहाँ पर। हरिस्ता यादव जी बता रही हैं ल्यूवेनहॉक स्वान, चलिए ठीक है, वो आंसर पिछले वाले का दे रही हैं। सिप्रा यादव जी ए करके बता रही हैं। चलिए भाई, 6 के बाद अब 7 क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे और 7 क्वेश्चंस की तरफ हम बात करेंगे। एथलीट फुट नामक बीमारी जो है वो किसके द्वारा होती है? जल्दी से आंसर करें, सभी लोग आंसर करेंगे। एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होती है? मतलब कवक, जीवाणु, विषाणु, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करें भाई, जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जल्दी से आंसर करेंगे। अच्छा, ए करके आंसर आ गया है सिप्रा जी का, और भी लोग आंसर कर दें भाई, जल्दी से सभी लोग आंसर कर। रिश्ता यादव जी 7 का आंसर ए बता रही हैं। चलिए और भी लोग आंसर करेंगे भाई, जल्दी करो। मनु वर्मा ए, डॉली यादव बी, सिप्रा यादव जी फंगी, समझ गए बिल्कुल। चलिए भाई, तो इसका आंसर बता देते हैं। एथलीट फुट क्या होती है? एक बीमारी है जो कि खास करके ये लेडीजों में देखी जाती है। एथलीट फुट का मतलब होता है हिल्स होती है ना, वो हिल्स का फट जाना, मतलब हमारी स्किन जो हिल्स की स्किन फट जाती है उसे हम एथलीट फुट कहते हैं। और ऐसी जो बीमारी एथलीट फुट जैसी बीमारी है वो हमारी फंगिस
होती है, फंगी से और भी कई बीमारी होती हैं, दांत खाज खुजली गंजापन ऐसी कुछ आ जाती हैं, 4-5 बीमारी हैं। तो दांत खाज खुजली गंजापन एथलीट फुट ये सारी बीमारी हमारी फंगी से होती हैं। तो आपको बता दें कि इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्या, फंगी एथलीट फुट का आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पर आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। और इससे रिलेटेड और भी बीमारी जैसे दाद लगा देंगे हम, खांस लगा देंगे, खुजली लगा देंगे, और क्या लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पर एथलीट फुट तो हमारा है ही है, गंजापन भी आ जाता है, वहाँ पर बाल उड़ने लगते हैं। तो ये सारी की सारी बीमारियां जो हमारी हैं वो कवक होती हैं, जिन्हें हम फंगी कहते हैं। तो फंगी से रिलेटेड मतलब फंगी से रिलेटेड क्या, कवक से रिलेटेड यही 4-5 बीमारी मोस्टली होती हैं जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए 7 ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी से आंसर कर दीजिए भाई, काय को वेट कराते हो इतना। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्लाइड पर नजर आ रहा होगा, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों का सही जाना चाहिए। अगर ये आंसर सही नहीं गया तो कुछ भी नहीं पढ़ा आपने, अगर ये नहीं सही गया तो आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, ये बात याद रखें। इसीलिए आंसर सभी के आने चाहिए और बहुत जल्दी से आना चाहिए। जल्दी से आंसर करेंगे। ब्लड क्या है, व्हाट इज ब्लड? संयोजी ऊतक होता है, उपकला ऊतक होता है, दोनों होते हैं, या दोनों में से कोई नहीं होता? जल्दी से आंसर करेंगे। मनु वर्मा जी, सिप्रा जी का आंसर ए सी करके आ रहा है। और भी लोग आंसर करें भाई जल्दी से, सभी लोग आंसर करेंगे। हर्षिता यादव जी का आंसर आ रहा है 8 का सी। आंसर हर्षिता यादव जी ऐसी दे रही है जब मैंने पढ़ाया ही नहीं है क्या? चलिए डॉली यादव जी का आंसर आ गया है, ए इज राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर है डॉली जी आपका ए। और भी लोग यहाँ पर आंसर करेंगे, जल्दी से सभी लोग आंसर कर दें। तो क्वेश्चन नंबर का आंसर हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। सभी लोग, कुछ लोग ए करके दे रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर सी करके दे रहे हैं। तो जो सी करके आंसर दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि आप लोगों का आंसर गलत है, लेकिन जो लोग ए करके आंसर दे रहे हैं उन लोगों का आंसर सही होगा। देखो मैंने यहाँ पर क्या है, मैंने यहाँ पर आपको ब्लड के बारे में बताया। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। इसका मतलब है कि जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट जो होता है उसका काम होता है ब्लड को पंप करने का। तो लिवर, और हम कह सकते हैं यहाँ पर दोस्तों क्या, ब्रेन, और हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या, लंग्स, और यहाँ पर हम कहेंगे किडनी। अब कहने का मतलब है ये कुछ ऑर्गन्स को लेकर के हमने बात कर ली है, और ये हार्ट है जो कि हमारे हार्ट एक ब्लड को पंप करने का काम करता है। तो मैंने यहाँ पर बताया इसी से ब्लड निकल के लिवर पर, इसी से निकल के ब्रेन पर, इसी से लंग्स पर, और इसी से किडनी पर, सारा का सारा एक जगह से जा रहा है। जब इसने यहाँ से इसको जोड़ा, इसने इसको जोड़ा, इसने इसको जोड़ा, और इसने इसको जोड़ा, कहने का मतलब है कि सर से लेकर के पैर तक जो हमारा ब्लड है वो घूमता रहता है हमारी बॉडी के अंदर। जब बॉडी के अंदर ब्लड घूम रहा होगा तो उस समय पर क्या है, एक दूसरा ऑर्गन एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। दैट्स वाई ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। इसीलिए बोला जाता है कि रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। तो हमें पता होना चाहिए ब्लड एक संयोजी ऊतक होता है, क्योंकि वो बॉडी के प्रत्येक ऑर्गन को अपने आप से जोड़ने का काम करता है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ए सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये कनेक्टिव कर रहा है मतलब एक दूसरे ऑर्गन्स को जोड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन स्लाइड पर आ रहा है और सभी लोग उसका भी आंसर सही करेंगे।
सभी लोग आंसर कर दीजिए करिए भाई। गलत सही तो वो तो भगवान की माया है, कैसा होगा, क्योंकि आप पढ़े होंगे तो सही होगा, गलत होगा तो कोई बात नहीं, टैक्स उसका लिया नहीं जाएगा। लेकिन आंसर करने से थोड़ा सा क्या है कि अपन लोगों के थोड़े से एफर्ट्स तो लगाना जरूरी है। विदाउट एफर्ट्स के कुछ नहीं है, प्रयास करोगे तभी आगे बढ़ोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, जंतु कोशिकाओं के किस हिस्से पावर हाउस कहते हैं? 9 का आंसर ए। अरिस्ता यादव जी बता रही है 9 का आंसर ए। और भी लोग आंसर करें। मनोरमा जी सी। और यहां पर जितना भी देख पा रहा हूं मैं, शिप्रा यादव जी का आंसर सी सही गया है। और अरिस्ता जी को मैंने ऐसा लगता है कि शायद क्लास में पढ़ाया नहीं है, जो ऑफलाइन भी पढ़ा है, तो आप आंसर हर क्वेश्चन का आंसर इतना सही क्यों कर रही हो? तो भाई सभी लोग आंसर कर देंगे इसका। देखो जंतु कोशिकाओं में किस हिस्से को जाना जाता है, मैंने आपको बता देते हैं कि जो पावर हाउस ऑफ जो है वो किस को जाना जाएगा। ऑप्शन राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, और क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। जी दोबारा में आंसर सही आ रहा है सर, ए आंसर सही होगा इसका। चलिए देखेंगे क्या है। जैसे एक हमारी सेल है, जब हम पढ़ेंगे किसी दिन सेल स्ट्रक्चर के बारे में तो इसके रिकॉर्ड अकॉर्डिंग हम बहुत सारी चीजों को आपको क्लियर करेंगे। लेकिन आज जो क्वेश्चन आया उसके आधार पर देख लेते हैं। ये हमारा यहाँ पर केंद्रक होगा, ये पूरा का पूरा हमारा सेल है। इस सेल के अंदर लिक्विड, और लिक्विड को कहते हैं हम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब हो गया सेल द्रव्य। अब इसके अंदर क्या पाई जाएगी, ऐसी एक माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। क्या पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, जो हमारी कोशिका द्रव्य के अंदर प्रेजेंट रहती है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ऊर्जा युक्त पदार्थों का ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ एनर्जी सब्सटेंस इन माइट्रो। तो ऊर्जा युक्त पदार्थों का जो ऑक्सीडेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इसीलिए पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। तो कोशिका का कहते हैं क्योंकि एटीपी का निर्माण हमारा कहां पर हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ। और एटीपी बोले तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्वेश्चन का नंबर डालने के बाद आंसर मैंने गलत नहीं बताया है, उसके बाद तो मैंने सही ही बताया है बिल्कुल, लेकिन उससे पहले आपका आंसर गलत चल रहा था। चलिए तो यहां पर देखेंगे एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो होता है एनर्जी मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। और ये यहाँ पर जो हमारा ग्लूकोज जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ जाता है खाना पीना खाने से, उसमें ऑक्सीजन जब मिलती है तो वो बनाता है CO2 प्लस बनाएगा H2O प्लस बने। एटीपी का मतलब होता है ऊर्जा के अणु। तो हम कह सकते हैं कि ऊर्जा हमारी कोशिका के अंदर पाई जाने वाली माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया पूछी गई जंतु कोशिकाओं के किस हिस्से करते हैं, तो आंसर नंबर सी कर देंगे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन नामक साइंटिस्ट ने की थी। अल्टमैन नामक साइंटिस्ट ने की थी, लेकिन इसको नाम माइटोकॉन्ड्रिया बेंडा ने दिया था। और इसके अंदर होने वाली प्रक्रिया प्रोसेस के बारे में किसने बताया था? वो हेंस क्रेप्स नामक साइंटिस्ट ने बताया था। हेंस क्रेप्स नामक साइंटिस्ट ने बताया था 1937 के माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ इस प्रकार की प्रोसेस होती है। शिप्रा यादव सर बफरिंग हो रही है, अब देख लो बफरिंग हो रही है। मोबाइल को एक बार बंद करो, फिर ऑन करो, फिर चालू करो, फिर बंद करो, फिर देखो सही हो जाएगा। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि चीजें सही चल रही हैं। आप एक बार मोबाइल का नेट चेक करें, हो सकता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही हो। सब ठीक चल रही है इधर तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और काफी अच्छा क्वेश्चन रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 10, टॉप 10 क्वेश्चन की ये लिस्ट थी और इसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। इनको याद करेंगे तो हर एग्जाम में 2 नंबर पक्के, समझ रहे हो ना? 2 नंबर पक्के का मतलब है कि क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आपके लिए है। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके लेके आने पड़ते हैं कि बच्चों को कुछ अच्छा मिले, लेकिन बच्चे मेहनत कहाँ कर रहे हैं, फॉलो भी नहीं कर रहे। मेहनत तो बात की बात है, फॉलो करें और फॉलो करवाएं चैनल अपना पढ़ाई अड्डा SSC प्लस, अच्छे कंसेप्ट के साथ आपके सामने उतरा है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोगों का आंसर सही जाना चाहिए।
उस क्वेश्चंस का। सभी लोगों का आंसर सही जाना चाहिए भाई उस क्वेश्चन का, तो सभी लोग आंसर करेंगे उसका जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, और क्वेश्चन है मानव लिवर में कौन सा विटामिन पहले से मौजूद होता है। जल्दी से आंसर करेंगे इस वाले क्वेश्चंस का। मानव लिवर में कौन सा विटामिन पहले से मौजूद होता है। जल्दी आंसर करें भाई सभी लोग, जल्दी से आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे। मानव लिवर में कौन सा विटामिन पहले से मौजूद होता है, कहने का मतलब है जो स्टोर रहता है। कौन सा करेंगे, जल्दी करो, आंसर करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 10 का। किसी का भी आंसर नहीं आ रहा, क्या चक्कर है? पढ़ लो बेटा पढ़ लो, साइंस में ना कुछ भी नहीं है, अधूरापन सा फील होता रहेगा जिंदगी भर नहीं पढ़ी साइंस तो। सच बता रहे हैं, पढ़ लो, एनटीपीसी आ रहा है, मजाक नहीं कर रहे, सच्ची में पढ़ लो। आंसर ही नहीं आ पाते, विचार करते हो फिर तुक्के लगाते हो, मजा नहीं आता ऐसे। पहले आंसर, क्वेश्चन देखते ही आंसर आना चाहिए, अच्छा लगता है तब। मनु वर्मा जी का सबसे पहले आंसर आ रहा है विटामिन सी। अच्छा सी करें या फिर सीमा कहें, सीमा सी पर ही है, एक ही बात है, सीमा सी पर ही है। चलिए नेक्स्ट कोई भी आंसर करे भाई जल्दी से। अच्छा एक ही बच्चा पढ़ने वाले हैं यहाँ पर हमारे साथ में, मनु वर्मा जी, अब है बाकी बच्चे तो चले गए। चलो इसका आंसर मैं बता देता हूं। विटामिन जो लिवर में मौजूद रहेगा दोस्तों, वो विटामिन रहता है हमारा विटामिन ए। कौन सा विटामिन रहेगा, विटामिन। और स्टोर की बात करें तो विटामिन ए और डी दोनों रहते हैं। और मनु जी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि विटामिन सी तो बॉडी के अंदर रुक ही नहीं सकता, क्योंकि इसे हम हमेशा बाहर से ही लेते हैं, और ये जल में घुलनशील विटामिन है, मतलब वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ये बाहर से लिया जाता है और बाहर ही ये निकल जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा विटामिन हमारे शरीर में एकत्रित या इकट्ठा या फिर रुक नहीं सकता, तो हम आंसर करेंगे विटामिन बी और विटामिन सी। ये दोनों बस जल में घुलनशील विटामिन है, इनकी मात्रा ज्यादा होने पर ये के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकाल दिए जाती हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए तो आज की क्विज हमारी यहीं पर फिनिश होती है, जो कि 10 क्वेश्चंस लेकर के आया था। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब चैनल को करें, नए हैं तो बाकी कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। चलिए आज के लिए इतना ही है, यहाँ से आगे हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और आज की क्लास मैथ की जो भी स्टूडेंट लेना चाहे वो अपना पढ़ाई अड्डा डिफेंस प्लस पर पहुंचे, और मैथ की क्लास बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ उधर हो रही है, और खास करके नेवी के स्टूडेंट्स के लिए है। और मे बी शायद, मुझे इतना तो नहीं पता, कि वो हो सकता है प्रैक्टिस बैच में हो, जो कि नेवी वाले बच्चों का एग्जाम आ रहा है। तो अगर आप नेवी की तैयारी नहीं कर रहे हो तो किसी भी नेवी वाले स्टूडेंट हैं जो हमारे टेक्निकल से हैं, तो उनके लिए क्या करेंगे, उस चैनल को बताएं, जिससे क्या है कि वो प्रैक्टिस तौर पर, हो सकता है कि जो 4-5 दिन प्रैक्टिस चलेगी 1-1 घंटे की, उस प्रैक्टिस में से डिट्टो कुछ क्वेश्चंस फंस जाएं। कहने का मतलब काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा फॉर नेवी एग्जाम के लिए। तो सभी लोग उधर साइड में पहुंचे, जब तक के लिए बने रहें अपना पढ़ाई अड्डा एसएससी प्लस पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।